देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez ने वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL कैंप्स में C295 विमान बनाने के लिए संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरबेस द्वारा डिलीवर किए जा रहे हैं और शेष 40 भारत में बनाए जाने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन 40 विमानों को भारत में बनाने के लिए जिम्मेदार है और साथ ही साथ ये सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि आज भारत में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। किसी भी संभावना को सफलता में बदलने के लिए सही प्लान और सही साझेदारी जरूरी है। भारत के रक्षा क्षेत्र का कायाकल्प सही प्लान और सही साझेदारी का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने अनेक ऐसे फैसले लिए जिससे भारत में एक जीवंत रक्षा उद्योग का विकास हुआ। प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास। केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव का प्रचार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जिक्र किया। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि यहां की सीट छोड़ने का राहुल गांधी को बेहद दुख है। आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ दिया था। वो निजी तौर पर भी कहते हैं कि आप उनके लिए परिवार जैसे हैं। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि बीजेपी सरकार के कारण समुदायों में भय, अविश्वास, गुस्सा व्याप्त है। मणिपुर में योजनाबद्ध तरीके से ऐसा किया जा रहा है। संविधान के मूल्यों से समझौता किया जा रहा है। नीतियां आम लोगों की बजाय पीएम के दोस्तों के फायदे के लिए बनाई जाती हैं। किसानों और आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड के स्थानीय मुद्दों जैसे मेडिकल कॉलेज, जंगली जानवरों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं राहुल गांधी की तरह यहां के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाऊंगी। उन्होंने आगे कहा है कि आज हम संविधान, लोकतंत्र, बराबरी, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस लड़ाई में आप बराबर का भागीदार हैं। आप अपने वोट से सच का साथ दे सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सीएम की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई है। एनडीए के सांसद, विधानमंडल दल के नेता भी मौजूद रहे हैं। तो बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच राजनीतिक दलों की तैयारियां भी देखने लगी हैं। आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। ये महत्वपूर्ण बैठक एक अड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई। इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद, विधानमंडल दल के नेता, जिला अध्यक्ष और प्रदेश स्तर के वरीय नेता शामिल हुए। इस बैठक में कई लक्ष्य तय किए जाने हैं। एनडीए के घटक दलों ने 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की सहमति तो दे दी है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मजबूत सरकार बिहार में कैसे बने, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय हुआ है कि सरकार के कामकाज को कैसे जनता के बीच रखा जाए। कहा जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को टास्क दिया गया है। सभी नेताओं का काम होगा कि जनता के बीच जाकर सरकार के काम के बारे में बताएं और साथ ही साथ उनके मूड का फीडबैक भी लें। आज की इस बैठक में बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है। प्रशांत किशोर के फैक्टर पर भी आज की बैठक में रणनीति बनाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से जनगणना कराए जाने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि देश में अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। अगले साल 2025 से शुरू होकर 2026 तक जनगणना चलेगी। कोरोना महामारी के चलते 2021 में की जाने वाली जनगणना टालनी पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई थी। उदाहरण के तौर पर 1991, 2001, 2011 आदि में जनगणना शुरू होती थी। हालांकि अब 2025 के बाद अगली जनगणना यानी 2035, 2045, 2055 इस तरह से होगी। 2021 में होने वाली जनगणना अब 2025 में शुरू होने की संभावना है। हालांकि जनगणना शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार की तैयारियां जारी हैं। माना यह जा रहा है कि जनगणना में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। जनगणना को लेकर कुछ नीतिगत फैसले सरकार के स्तर पर भी लिए जाने हैं। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। कई विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा चीफ ने कहा है कि महाराष्ट्र की महायुति का अंत महादुखी होगा। अखिलेश यादव ने लिखा है कि आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को भाजपा की साजिशों से भरी तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दावपेचों से मुक्ति दिलाएगा।
संयुक्त विपक्ष की सकारात्मक रणनीति पर परस्पर समायोजन को भी भाजपा की नकारात्मक राजनीति समझ नहीं पा रही है। कन्नौज से सांसद ने लिखा है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने के भाजपाई षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो गया है। भाजपा ने महाराष्ट्र के समाज के ऐतिहासिक सौहार्द और भाईचारे को भी तोड़ा है और राजनीतिक दलों को भी भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि महाराष्ट्र के हाथ से देश के आर्थिक नेतृत्व की लगाम छीनकर किसी और के हाथों में दी जा सके। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने वाले मीडिया कर्मियों के बीच आई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना भाजपा के इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। आतंकवादियों के निशाने पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर आ गया है। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाई गई हैं और 3 से 4 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम देकर मौका वारदात से फरार हो गए हैं। तो जम्मू से एक और आतंकी हमले की खबर है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को जम्मू के अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि अखनूर शहर के जोगवान इलाके में सोमवार सुबह सेना की एक एम्बुलेंस जा रही थी, तभी आतंकवादियों के एक ग्रुप ने उस पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पुलिस और सेना अलर्ट हो गई है और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया है कि हमला सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे जोगावन में शिवसान मंदिर के पास बट्टल इलाके में हुआ। 3 से 4 आतंकवादियों ने एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों पर 15 से 20 राउंड फायरिंग की। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले गुरुवार को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र गुलमर्ग से 6 किलोमीटर दूर बोटा पथरी इलाके में सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों की ओर से हमला भी किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि आप सलमान खान के मसले से दूर रहें वरना फिर आपको भी जान से मार दिया जाएगा, ऐसा पप्पू यादव की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मुझे ये धमकी भरा खत मिला है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को 24 घंटे के भीतर खत्म करने की बात करने वाले सांसद पप्पू यादव को सोमवार यानी 28 अक्टूबर को गैंगस्टर से धमकी मिली है। पप्पू यादव धमकी मिलने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे धमकी मिली है, इसकी जानकारी मैंने डीजीपी को दे दी है। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी कहा था। इसी के जवाब में अमन साहू गैंग के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को धमकाया और उसके बाद कहा गया कि आप सलमान खान के मसले से दूर रहिए वरना आपको भी निपटा दिया जाएगा। पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर कॉल करके भी धमकी दी गई है। जिस नंबर से पप्पू यादव को कॉल किया गया था उसके डीपी से लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी हुई है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में आज यानी सोमवार को डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर उनका मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। योगेंद्र पवार अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। ये योगेंद्र का पहला चुनाव है। भतीजे से मुकाबले को लेकर अजित पवार ने कहा है कि बारामती से हम अच्छे वोट से जीतेंगे। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुप्रिया सूले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को खड़ा किया था, वो हमारी भूल थी, अभी वही गलती उन्होंने की है। बारामती का फैसला जनता करेगी। आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी
सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने पत्नी को टिकट दिया था। सुनेत्रा का ये पहला चुनाव था। सुप्रिया ने अपनी भाभी को 1,58,000 वोटों से शिकस्त दी थी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कल 4 जवान शहीद हो गए। हमारे गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते रहे, वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। तोड़ो फोड़ो चुनाव लड़ो, उनकी यही भूमिका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। हमने स्टैंड ले लिया है, बस कांग्रेस को दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें नहीं लेनी पड़ती। कल हमारी अखिलेश यादव से बात हुई, सुप्रिया सुले से बात हुई। हमें शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेंच पर संजय राउत ने कहा है कि 3 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और अंत तक 2 या 3 सीटों पर चर्चा होगी, चाहे वो महाविकास अघाड़ी में हो या फिर महायुति में हो। इससे पहले के इंटरव्यू के राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार विनोद शेलर के नामांकन दाखिल करने में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि महायुति एक बड़ा मजबूत गठबंधन है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब चुनाव में जमकर लड़ रहे हैं। जनता समझ गई है, अगर महाराष्ट्र में विकास चाहिए तो महायुति ही है। महायुति एक बड़ा ही मजबूत गठबंधन, चारों पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रपाई अठावले ग्रुप, चारों की ताकत मिलकर महाराष्ट्र की सेवा में उतरी है। महाराष्ट्र में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव में जम के लड़ रहे हैं। एक एक सीट का जो जुलूस, एक एक उम्मीदवार का जो जुलूस आज आपने देखा, वो दर्शाता है कितना बड़ा जन समर्थन महायुति के पक्ष में है। जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि अगर महाराष्ट्र का विकास चाहिए, महाराष्ट्र में प्रगति चाहिए, महाराष्ट्र में सभी समाज की सुरक्षा रखनी है, तो महायुति ही एक पर्याय है। प्रचंड बहुमत से महायुति जीतने जा रही है। उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीट महायुति के उम्मीदवार। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।